गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने जल प्रबंधन का जो प्रारंभिक स्थिति है उसका अध्ययन किया था और अब उसके आगे हमें जो जल परियोजना से संबंधित इनके अन्य बिंदु है उनका अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो जल प्रबंधन का अध्याय है उसके आगे के बारे में हम चर्चा करेंगे। बात आती है कि परियोजना क्या होती है। तो परियोजना है कि ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें सोच समझकर उसके बाद में निर्णय लिया जाता है, उसके बाद में विचार किया जाता है। परियोजना है वो एक दूरदृष्टि को, दूर नीति को ध्यान में रख कर बनाई जाती है और उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य छुपे होते हैं। एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि परियोजना का कोई एक उद्देश्य न होके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। बहुत सारे उद्देश्यों की जब पूर्ति होती है तो उसको हम परियोजना कह सकते हैं। बात आती है परियोजना के बाद में हम परियोजना का विभाजन करते हैं। परियोजना का जो विभाजन किया गया है वो दो भागों में किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हम परियोजनाओं को दो भागों में विभाजन करते हैं, किस किस में? केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में। कुछ परियोजनाएं ऐसी है जिनके निर्माण में और जिनके योगदान में केंद्र सरकार का विशेष महत्व रहा है, विशेष योगदान रहा है, जबकि कुछ में है वो राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। अपने अपने राज्य हैं, उनके द्वारा उन योजनाओं का निर्माण किया गया है। हो सकता है कि ये परियोजनाएं किसी एक राज्य की हो सकती है और हो सकता है ये परियोजनाएं संयुक्त परियोजना भी हो सकती है। संयुक्त का मतलब हो गया जिसमें एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो, और वह परियोजना जिसमें कई परियोजनाओं में एक राज्य भी सम्मिलित हो सकता है। तो हम परियोजनाओं को पढ़ेंगे तो इस परियोजनाओं को दो भागों में विभाजन कर दिया हमने, केंद्र सरकार की परियोजनाएं और राज्य सरकार की परियोजनाएं। सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी है और ज्यादातर ये परीक्षा में पूछ भी जाती है। ध्यान से समझना और ध्यान से इनको सुनना। पहली जो परियोजना है अपनी प्रमुख परियोजना है वो है भाखड़ा नागल परियोजना। इसका क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ रहा आता है। भाखड़ा नागल परियोजना है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की परियोजना है? 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी एक से अधिक राज्य हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे ये निर्भर है, एक दूसरे पे ये स्थितियां इनकी निर्भर करती है। तो ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों की जो संयुक्त परियोजना है वो कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना है। वो इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बात आती है दूसरी परियोजना की अपनी रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना है वो सिर्फ एक ही राज्य की परियोजना है, छत्तीसगढ़ राज्य की। पहले हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि परियोजना हो सकती है, एक राज्य की परियोजना भी हो सकती है और एक परियोजना ऐसी भी हो सकती है जो एक से अधिक राज्यों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तो रिहंद परियोजना है वो छत्तीसगढ़ की परियोजनाएं हैं और हम जो ये परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं पहले केंद्र सरकार की परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। बात आती है आगे की परियोजना की जो इंपोर्टेंट परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना है ये एक विशाल योजना है जिसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य, लक्ष्य छुपे हुए हैं और जिसमें मानव का विकास, वहां की स्थितियां भी निर्भर करती है। तो अपनी दामोदर घाटी परियोजना है ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की? पश्चिम बंगाल और झारखंड की। ध्यान रखना कि जो अपनी दामोदर घाटी परियोजना है कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और झारखंड की। अपनी चौथी प्रमुख परियोजना आती है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना है वो सिर्फ एक ही राज्य की प्रमुख परियोजना है, उड़ीसा राज्य की। तो इस प्रकार अपनी ये केंद्र सरकार की परियोजनाएं, महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं वो कंप्लीट होती है। पहली परियोजना कौन सी थी? भाखड़ा नागल परियोजना। दूसरी परियोजना रिहंद परियोजना। तीसरी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना और चौथी परियोजना हीराकुंड परियोजना। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त भी कई परियोजनाएं ऐसी है जो केंद्र सरकार के द्वारा जिनका निर्माण किया गया है, जिनकी योजनाओं को, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनको बनाया गया है। लेकिन प्रमुख जो परियोजनाएं हैं ये प्रमुख 4 परियोजनाएं इसमें आती है। अब बात करते हैं राज्य सरकार की। ये परियोजनाएं थी अपने केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजनाएं थी। अब अपन ने इसका दूसरा भाग का विभाजन भी किया था कि राज्य सरकार। अब वह परियोजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब बात की थी हमने कि राज्य सरकार के द्वारा भी जो
परियोजनाएं चलाई जा रही है वो कई परियोजनाएं तो ऐसी होगी जो एक राज्य से संबंधित है, और कुछ परियोजनाएं ऐसी भी है जो दो राज्यों को आपस में जोड़ती है। दो राज्य है, एक दूसरे पर निर्भर है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अब जो राज्य सरकार की प्रमुख परियोजना है वो है चंबल परियोजना। इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और मैप में भी इसका क्या है कि इसका जो एरिया है, क्षेत्र है, वो पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि जो चंबल परियोजना है ये इंपोर्टेंट परियोजना है, और ये कितने राज्यों की परियोजना है? संयुक्त परियोजना है, 2 राज्यों की, मध्य प्रदेश और ये राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ध्यान रखना ऐसी कौन सी परियोजना है चंबल जो किन राज्यों से जुड़ी हुई है? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश और राजस्थान के। दूसरी प्रमुख जो परियोजना आती है वो है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना है, ये सिर्फ एक ही राज्य की परियोजना है। कौन से राज्य की? आंध्र प्रदेश की। नागार्जुन परियोजना है, किस राज्य की परियोजना है? आंध्र प्रदेश की। बात आती है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना है, ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की परियोजना है? 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये पीछे के कुछ एग्जामों से पहले ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि तुंगभद्रा परियोजना है वह किन राज्यों की परियोजना है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ये संयुक्त परियोजना है। बाद में जो राज्य सरकार की जो इंपोर्टेंट परियोजना आती है वो है माही परियोजना। माही परियोजना भी एक संयुक्त परियोजना है जो 2 राज्यों को आपस में जोड़ती है, गुजरात और राजस्थान की। इस प्रकार जो ये परियोजनाएं हैं 2 भागों में इनका विभाजन किया गया, केंद्र और राज्य की। अब एक प्रकार से कहा जाए तो एक राज्य है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। कैसे कि एक राज्य है वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाता, पूर्ण रूप से उसके पास संसाधन नहीं होते, पूर्ण रूप से उसके पास ऐसी वस्तुएं नहीं हो पाती कि वो निर्माण कर पाए। अब क्या है कि जब एक राज्य दूसरे राज्य का सहयोग करता है, एक दूसरे पे निर्भर रहता है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, और अपने ही देश में उनकी जो आवश्यकताएं हैं पूर्ण रूप से पूरी हो जाती है, और अन्य देशों पे, अन्य नगरों को उन पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो अपने देश की आवश्यकताएं हैं वो अपने देश के राज्यों के द्वारा एक दूसरे की सहायता करके, मदद करके इनको पूरा किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने जो अपनी प्रमुख परियोजनाएं हैं। अपन ने प्रमुख परियोजनाएं पढ़ी केंद्र की और राज्य की, और उनके प्रमुख जो राज्य हैं उनका भी साथ में अध्ययन किया। अब जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार की जो सबसे पहली परियोजना आती है वो है भाखड़ा नागल परियोजना। ये भारत की प्रमुख परियोजनाओं में से आती है। अब भाखड़ा नागल जो परियोजना है, इस परियोजना का प्रारंभ कब किया गया, कब इसकी शुरुआत की गई? अब इसमें यह आता है कि इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 1948 में। 1948 में भाखड़ा नागल परियोजना का प्रारंभ हो गया था, लेकिन कई तत्वों से ज्ञात ऐसे भी होता है कि 1948 से पहले ही इस परियोजना का है वो कार्य प्रारंभ किया जा चुका था। लेकिन जो वास्तविक स्थिति पता चलती है, आंकड़े जो पता चलते हैं वो ये बताते हैं कि 1948 में ही इसका प्रारंभ वास्तविक रूप से माना गया है। 1948 में ये परियोजना प्रारंभ होके 1963 में 1963 में ये परियोजना पूर्ण हो गई। इस प्रकार ये जो परियोजना है 1948 में प्रारंभ हुई और 1963 में ये परियोजना पूर्ण हो गई। अब बात आती है कि भाखड़ा नागल परियोजना है वो किसी एक राज्य की परियोजना है या एक से अधिक राज्यों की परियोजना है। ऐसी परियोजनाएं जो एक से अधिक राज्यों की परियोजनाएं होती है उनको संयुक्त परियोजनाएं कहते हैं। संयुक्त का मतलब है एक से अधिक किसी वस्तु का, किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का आपस में मिलना, यानी जब एक से अधिक राज्य आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको संयुक्त कहते हैं। और जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये किसी एक राज्य की परियोजना नहीं होके एक से अधिक राज्यों की परियोजना है। बात आती है कि ये जो संयुक्त परियोजना है ये कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ध्यान रखना इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है, इसमें पंजाब की हिस्सेदारी है, इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी है। तो इस प्रकार से 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नागल परियोजना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अब बात आती है कि ये 3 राज्य से जुड़े हुए हैं, तो कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है इस परियोजना के तहत उसका कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखना, ये भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि राजस्थान की इस परियोजना में जो हिस्सेदारी है वो 15.22% है। ध्यान रखना कि इस परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है?
15.22% है वो भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है। अब बात आती है कि इस परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले को सबसे अधिक लाभ मिलता है। ऐसे तो क्या है, इस परियोजना का लाभ है वो कई जिलों को मिलता है, लेकिन सबसे अधिक बेनिफिट, सबसे अधिक लाभ, सबसे अधिक विकास, सबसे अधिक डेवलपमेंट किसको इससे प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक जो लाभ हुआ वो हनुमानगढ़ जिले को इसको परियोजना के तहत सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। अब बात आती है कि इस परियोजना की लागत यानी इसकी कीमत, इसका मूल्य, जब इस परियोजना को प्रारंभ किया गया तो इसमें कुल लागत मूल्य कितना आया, कितने इसमें करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, कितने रुपए इसमें खर्च हुए। तो ध्यान रखना कि जब ये प्रारंभ हुआ 1948 में भाखड़ा नागल परियोजना प्रारंभ हुई और पूर्ण कब हुई, 1963 में। तो इसकी जो लागत का मूल्य है वो हम वर्तमान का मूल्य न लगाते हुए जब इसको पूर्ण किया गया उस टाइम का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो ये परियोजना 1963 में पूर्ण हो गई थी और इसकी कुल लागत जो आई वो आई 245.28 करोड़। ध्यान रखना, इस परियोजना में कुल कितना खर्चा हुआ, तो 245.28 करोड़ इस परियोजना में कुल खर्चा हुआ। तो इस बेसिक परियोजना के बारे में अपने बात की कि भाखड़ा नागल परियोजना प्रारंभ कब हुई, 1948 में, पूर्ण कब हो गई, 1963 में। ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। बात आती है कि इसमें कौन से जिले की राजस्थान की हिस्सेदारी अधिक है। तो ध्यान रखना, इसमें हनुमानगढ़ को सबसे अधिक लाभ मिलता है और राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, इसमें 15.22% इसकी हिस्सेदारी है। लागत मूल्य इसका 1963 के अनुसार इसका जो लागत मूल्य था वो 245.28 करोड़ था। तो ये इसके बेसिक की बात आती है। अब बात आती है कि भाखड़ा नागल परियोजना है, इसके तहत क्या एक बांध बनाया गया था या एक से अधिक बांध बनाए गए थे। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि ये एक बांध न होके एक से अधिक बांध इसमें जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना कि इस परियोजना के तहत जो बांध बनाए गए थे, भाखड़ा नागल परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए थे। पहला जो बांध था उसका नाम है भाखड़ा बांध और दूसरा जो बांध है वो है नांगल बांध। ये दोनों अलग अलग स्थान पे बनाए गए हैं। भाखड़ा नागल परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए थे। पहला जो बांध था वो था भाखड़ा बांध और दूसरा जो बांध है वो है नागल बांध। ये 2 जो बांध है ये भाखड़ा नागल परियोजना के तहत बनाए गए थे। हमने इसके उद्देश्यों की बात की कि ये किसी एक उद्देश्य को लेकर इन बांध या परियोजना का निर्माण नहीं होता, इसके पीछे अनेक उद्देश्य और लक्ष्य छुपे होते हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होता है, बहुत सारे क्षेत्रों को इनसे लाभ पहुंचाना भी होता है, बहुत सारी चीजों का इनसे निर्माण करना भी होता है। तो ध्यान रखना, किसी एक उद्देश्य के लिए इन परियोजना का निर्माण न होके बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख के इन परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो बात की थी हमने, इसके तहत 2 बांध बनाए गए हैं, पहला भाखड़ा बांध और दूसरा नागल बांध। तो हम पहले बांध के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो बांध है वो है भाखड़ा बांध। अब भाखड़ा बांध है वो कहाँ बनाया गया, उसका क्षेत्र कौन सा था, इसके बारे में बात करते हैं। भाखड़ा बांध है वो सतलज नदी के बिलासपुर के निकट बनाया गया है। पहला बांध कौन सा बांध अपना, भाखड़ा बांध। और इस बांध का जो निर्माण है कहाँ किया गया है, सतलज नदी के बिलासपुर के निकट पहला जो बांध है अपना भाखड़ा बांध, उसका निर्माण किया गया है। अब बात आती है कि इस भाखड़ा बांध की लंबाई कितनी है। तो इस लंबाई के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तक में है वो अलग आंकड़े दिए हुए हैं और कुछ आंकड़े जो वास्तविक आंकड़े हैं वो कुछ अलग है। तो हम इन दोनों की चर्चा कर लेंगे। तो जो इस भाखड़ा बांध की लंबाई है वो है 518 मीटर। ये अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसके आंकड़े हैं कि इसकी लंबाई है वो कितनी है, 518 मीटर। जबकि अगर इसके वास्तविक आंकड़ों की बात करें तो इसके वास्तविक आंकड़े हैं 520 मीटर है इसकी लंबाई बताई गई है। अब लंबाई के साथ में इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखना 226 मीटर है इसकी ऊंचाई है। लंबाई कितनी हो गई 518 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है 226 मीटर। इस प्रकार से ये एरिया इसका है काफी दूर तक विस्तृत फैला हुआ है और लंबाई चौड़ाई इसको आकर्षित व अनोखा रूप प्रदान करते हैं। अब बात आती है कि इसकी आधारशिला कब रखी गई, इसको प्रारंभ कब किया गया, किसने इसकी आधारशिला रखी, किस प्रकार के तत्वों को
अन्य संयुक्त तत्वों को इसमें जोड़ा गया। तो ध्यान रखना इसकी जो शिला थी, प्रारंभिक जो इसका बेस था, वो कब प्रारंभ किया गया? 1948 में इसका कार्य है भाखड़ा बांध का, ये प्रारंभ कर दिया गया था। इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 1948 में इसका प्रारंभ कर दिया गया था। अब बात आती है कि जो इसकी आधारशिला रखी थी, तो ऐसे महान पुरुष कौन थे जिन्होंने भाखड़ा बांध की आधारशिला रखी? तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध की है वो आधारशिला रखी। आधारशिला यानी इसकी नींव रखी, इसका प्रारंभिक जो बेस था उसका कार्य प्रारंभ करने के लिए इसको आगे बढ़ाया। किसने? 1948 में प्रारंभ हुआ, इसका जो आधारशिला है किसने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी। अब जब इसकी आधारशिला का कार्य 1948 में प्रारंभ हुआ, तो इसका जो पूर्ण है उसमें वो होने में, काम को कंप्लीट होने में काफी समय लगा, अधिक समय लगा, क्योंकि काफी लंबे क्षेत्र में इसका विस्तार किया गया था और बहुत सारे क्षेत्रों को इसको आपस में जोड़ा गया था। कारण क्या? कि हर क्षेत्र को इसका लाभ पहुंच सके, तो इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ मिल सके और वो हर प्रकार से ये अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो ध्यान रखना कि जो इसको कार्य जो पूर्ण किया गया था वो 1963 में इसका कार्य पूर्ण किया गया था। अब बात आती है कि जब इस बांध का निर्माण 1948 में प्रारंभ हुआ, इसकी नींव है वो किसने रखी? आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जब इसका बांध बनके तैयार हो गया, इसकी रूपरेखा पूर्ण रूप से तैयार हो गई, तो इसका उद्घाटन यानी इसका जो लोकार्पण है वो किसने किया? तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसका उद्घाटन किया, इसका लोकार्पण किया। और इसका जो नींव है उसकी आधारशिला है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यानी इसका प्रारंभ कब प्रारंभ हो गया? 1948 में, और इसका जो कार्य पूर्ण कब हुआ? 1963 में इसका कार्य पूर्ण हो गया। अब बात आती है कि इस बांध को बनाने में किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया जिससे इतना मजबूत और आकर्षक बांध बनाया गया? तो ध्यान रखना इस बांध को बनाने में प्रमुख रूप से सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। जो सीमेंट है वो उच्च क्वालिटी की है और जो कंक्रीट है वो भी उच्च क्वालिटी की है, क्योंकि इतने सारे पानी के प्रेशर को सहना और उसमें अपना अस्तित्व बनाए रखना। नॉर्मल जो है इसमें पत्थर वगैरह यूज होते, कंक्रीट वगैरह यूज होती, सीमेंट वगैरह अगर कम क्वालिटी की यूज होती तो ये बांध है वो बहुत जल्द ही जर्जर हो जाता और अपना अस्तित्व खो देता। लेकिन इसमें जो सीमेंट और कंक्रीट और पत्थर का जो इस्तेमाल किया गया है वो गुणवत्ता युक्त सीमेंट और कंक्रीट पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है, जिस कारण इसका आकर्षक रूप देखने को मिलता है। अब बात आती है कि अपने जो भारत की बात करें अपने, तो गुरुत्व बांध है, सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है वो भाखड़ा बांध ही बताया गया है, जिसके आकर्षक कारण इसकी विशेषताएं साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बात आती है कि जो अपना भाखड़ा बांध है उसके नजदीक एक झील बनाई हुई है जिसको मानव निर्मित झील कहा जाता है, और उस मानव निर्मित झील का नाम है गोविंद सागर झील। अब इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है जो बनी हुई है कि इस गोविंद सागर झील का नाम किसके आधार पे पड़ा। मानवों ने इसका निर्माण किया और बहुत ही आकर्षक इस झील का निर्माण किया, और इस झील का नाम क्या है? गोविंद सागर झील। जब गोविंद की बात आती है तो हमें पंजाब के जो सिख गुरु है उनका नाम ध्यान में आता है। पंजाब के जो अपने सिख गुरु थे, 10वें गुरु, उनका नाम गोविंद था, और उसी के आधार पे इस झील का नाम जो पड़ा वो गोविंद सागर झील पड़ा। ये जो झील है ये ध्यान रखना कि जैसे इसमें भाखड़ा बांध बना हुआ है, यहाँ भाखड़ा बांध है और यहाँ पे इस झील का गोविंद सागर झील है, इसका निर्माण किया गया है। और इस भाखड़ा और गोविंद सागर झील के जस्ट नीचे जो बना हुआ है वो अपना नांगल जो बांध है वो बनाया गया है। इसके साथ में ही जो इसका बेस है इस बांध का, भाखड़ा और नांगल का, तो ध्यान रखना तो सतलज नदी ऊपर से निकलती है, यहाँ से सतलज नदी निकलती है, और इसके जस्ट पास में इधर भाखड़ा बांध बनाया गया है और बीच में एक आकर्षक झील बनी हुई है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। और इसका नाम किसके आधार पर पड़ा? सिखों के 10वें गुरु है उसके आधार पे इसका नाम है वो गोविंद सागर झील पड़ा। और गोविंद सागर के जस्ट नीचे जो बांध बनाया गया है वो नांगल बांध बनाया गया है। तो ये बीच में जो झील है वो आकर्षक दिखती है
और दो बांधों को अलग स्थिति में विभाजन करती है। इसके जो बाईं तरफ जो बांध बना हुआ है वो भाखड़ा बांध बना हुआ है, और इसकी दाईं साइड जो बांध बना हुआ है वो नांगल बांध बना हुआ है। और इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है कहां से बताई गई है? सतलज नदी से इसके दोनों क्षेत्रों को इसमें जोड़ा गया है। अब बात आती है कि जो अपने बांध है भाखड़ा बांध, इसके उपनाम क्या है, इसके अन्य नाम क्या है, या अन्य किस नाम से ये प्रसिद्ध है, जिनसे ये अपनी वास्तविक स्थिति को एक अनोखा रूप प्रकट करती है। तो ध्यान रखना, जो भाखड़ा बांध है इसके जो उपनाम है, इसको विराट चमत्कारी वस्तु कहा गया है। विराट यानी बहुत बड़ी, और चमत्कारी यानी आकर्षक, मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली, लुभाने वाली। तो इसका नाम जो पड़ा विराट चमत्कारी वस्तु पड़ा। अब इसका एक अन्य नाम भी है, वो है भारत का नवीन मंदिर। भारत के है जो नवीन मंदिर है वो भी किसको कहा गया है? भाखड़ा बांध को। तो एक बार इसका वापस अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये बांध है, इसकी लंबाई चौड़ाई के कारण काफी आकर्षक लगता है। कार्य 1948 में प्रारंभ हुआ, 1963 में इसका कार्य पूर्ण कर दिया गया। अब इसका जो प्रारंभिक आधारशिला किसने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। और इसको जो पूर्ण रूप प्रदान किया, उसके बाद इसका लोकार्पण किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया। ये जो बांध बना है वह सीमेंट व कंक्रीट से मजबूती रूप लिए हुए है। इसके साथ में यहाँ पे एक झील बनी हुई है, मानव निर्मित झील, जिसका नाम है गोविंद सागर झील। अब इसके जो बांध के उपनाम है वो है विराट चमत्कारी वस्तु और भारत का नवीन मंदिर। अब बात होगी तो भाखड़ा बांध की। अब दूसरा जो अपना बांध आता है वो है नांगल बांध। अपन ने बात की थी कि सतलज नदी से पास में जो पहला बांध बना है वो तो है भाखड़ा बांध, और बीच में इन दोनों को जो जोड़े हुए है वो है गोविंद सागर झील। अब गोविंद सागर झील के जस्ट नीचे जो बांध बना हुआ है वो बना हुआ है नांगल बांध। ये आकर्षक रूप लिए हुए है। अब आती है नांगल बांध की, कि नांगल बांध कहाँ बनाया गया है। नांगल बांध है वो पंजाब के रोपड़ से नांगल गांव है, वहां पे इस नांगल बांध का निर्माण किया गया है। कई बार पूछते हैं ये बात है कि नांगल बांध कहाँ है, तो पंजाब का जो रोपड़ है उसके पास में नांगल नामक गांव है, वहां पे इस बांध का निर्माण किया गया है। अब बात आती है कि ये जो नांगल बांध है क्या ये भाखड़ा बांध के पास में एकदम जस्ट या काफी दूरी पे है? तो ध्यान रखना कि भाखड़ा बांध के कुछ दूरी पे लगभग 13 किलोमीटर नीचे की ओर जो बांध बना है वो भाखड़ा बांध है। इसके कितने नीचे कितनी दूरी पे बांध बना हुआ है? तो नीचे की ओर लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे जो बांध बना हुआ है वो नांगल बांध बना हुआ है। अब बात आती है कि इसके तहत विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। अब जब पानी की अधिकता होती है, पानी की अधिक गहराई होती है, वो तेज गति से बहता है, तो इसके कारण क्या होता है कि विद्युत ग्रहों का निर्माण हो जाता है। विद्युत ग्रह की मशीनें लगाई जाती है, जिससे क्या है कि विद्युत उत्पन्न की जाती है, और विद्युत की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो ध्यान रखना कि इन बांधों के तहत किसका निर्माण किया जाता है? विद्युत का, यानी बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। अब इसके तहत कौन कौन से प्रमुख विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से इन परियोजना के तहत जो प्रमुख विद्युत ग्रह बनाए गए वो प्रमुख रूप से 3 थे। पहला जो विद्युत ग्रह था उसका नाम है कोटला, दूसरा जो विद्युत ग्रह है उसका नाम है गंगवाल, और तीसरा जो विद्युत ग्रह है उसका नाम है रूपनगर। इस प्रकार इस परियोजना के तहत 3 है वो विद्युत ग्रह बनाए गए। पहला कौन सा? कोटला, दूसरा गंगवाल और तीसरा रूपनगर। 3 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया था। अब क्या है, ये तो होगी विद्युत की बात। अब इतने अधिक पानी की अधिकता के कारण क्या है कि इस पानी को अन्य क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है ताकि वहां की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो सके। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस बांध के तहत कुछ नहरें निकाली गई है, कुछ ऐसे मार्ग बनाए गए हैं जो पानी को अन्य स्थान पे पहुंचा सके जहां इस पानी की आवश्यकता है। तो नहरों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों को जोड़ा गया है जहां पानी की आवश्यकता है। तो ध्यान रखना, प्रमुख जो नहरें निकाली गई थी, इससे प्रमुख नहरें वो 3 नहरें निकाली गई थी। 3 ही विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया था और 3 ही प्रमुख इसमें क्या है, नहरें निकाली गई थी।
जो पहली नहर निकाली गई उसका नाम है सिरहिंद नहर, दूसरी जो अपनी नहर है वो है भाखड़ा नहर, और तीसरी जो नहर है उसका नाम है नांगल नहर। इस प्रकार 3 नहरें हैं वो भाखड़ा बांध से निकाली गई थी और अन्य क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया था। अब बात आती है कि इस परियोजना से, भाखड़ा नांगल परियोजना है, इससे क्या बेनिफिट हुए, क्या लाभ हुए? तो प्रमुख रूप से इससे बहुत सारी आवश्यकताएं पूर्ति की गई। तो इन आवश्यकताओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहली जो बात आती है वो आती है सिंचाई की। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अपने जहां वर्षा का पानी बहुत कम होता है, यानी बारिश बहुत कम होती है, और वहां पे क्या है कि सिंचाई वगैरह नहीं हो पाती, वो पूर्ण रूप से वर्षा के जल पर निर्भर करते हैं। तो उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया है और वहां के जो कृषक है, किसान भाई बहन हैं, वो पानी के द्वारा अपने खेतों में अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, आवश्यकता के अनुसार सिंचाई कर पाते हैं, जिसके कारण उनके अच्छा उत्पादन होता है, अच्छा लाभ होता है, और वो अपनी स्थिति से, निम्न स्थिति से निकल के उच्च स्थिति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बात आती है पेयजल की। कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र ऐसे भी हैं, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां क्या है कि पानी है वो पीने का शुद्ध नहीं मिल पाता, पानी है उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। कुछ तो ऐसे स्थान हैं, वहां कुछ क्षेत्रों में, गांव में तो पानी है वो लगभग 2-4 किलोमीटर दूर से लाके आज भी लाना पड़ता है, तब उनके पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है। तो इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, पानी पीने का जो पानी है उसको उपलब्ध करवाने के लिए पेयजल के पानी की भी सप्लाई की जाती है, तो लोगों को पानी का पीने के लिए शुद्ध जल मिल जाता है। अब बात आती है विद्युत की। इसके तहत विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। वर्तमान समय में क्या है कि विद्युत का अधिक उपयोग किया जा रहा है, और उस विद्युत के उपयोग को पूर्ति करने के लिए जो ये भाखड़ा नांगल बांध है बनाया गया था, इसके तहत क्या है, विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया, और इन विद्युत ग्रहों के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, और इस प्रकार इससे बहुत सारे लाभ हुए। सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है, अपने पेयजल के लिए शुद्ध पानी मिलता है, और इसके साथ साथ क्या है, विद्युत का भी निर्माण किया जाता है, और बिजली की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण किया जाता है।